हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी हंटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपदास के बारे में। दिस इज़ अवर न्यू टॉपिक। यहाँ से भी कई बार हमें क्वेश्चन आते हुए दिखे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी पीजी हिस्ट्री 2026। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम महाजनपदास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक आउटलाइन समझ रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द टर्म दैट इज़ द सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या होता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से हमें महाजनपदास के बारे में पता चलता है। What are the literary and archaeological evidences that are related to महाजनपदास। उसके बाद हम 16 महाजनपदास के बारे में देखेंगे। देन हम पॉलिटिकल सिस्टम्स पे आएंगे। एक मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक जो गणसंघ है उनका डिफरेंस देखेंगे। देन किस तरीके देखेंगे कि आयरन का क्या रोल रहता है इन द स्टेट फॉर्मेशन। चार मेन पावर जो है उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम मगधा का राइस देखेंगे, उसके राइस में किस तरीके के जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स रहते हैं। फिर हम मगध के कुछ रूलर देखेंगे, उसके अंदर हम मेनली तीन डायनेस्टीज देखेंगे। फर्स्ट वन इज द हारण्यक डायनेस्टी, देन शिशुनाग एंड नंदा डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद हम वज और मल की बात करेंगे। फिर एक डिबेट जो है हमारी पब्लिक्स पर, दैट इज द व्यू ऑफ ए एल बाशिम एंड रोमिला थापड़, वो हम पार्ट कवर करेंगे। फिर हम बेसिक जो सोसाइटी है, वर्ना है, किस तरीके के अर्बन सेंटर्स हैं, न्यू सिटीज़ की लाइफ कैसी है, हेथरोडॉक्स सेक्ट का राइज होता है बुद्धिज्म जैनिज्म का। हालांकि बुद्धिज्म जैनिज्म हम सेपरेटली करेंगे, बट वी विल जस्ट सी कि राइज होता है हेथरोडॉक्स सेक्ट का। न्यू रिलीजन्स का के रीज़न क्या है उदय होने के, टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके का रहता है, मिलिट्री किस तरीके की रहती है ना। फिर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे लास्ट में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड अर्बनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अराउंड 600 बीसी, है ना। उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज द 6th century BCE। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वी विल सी द सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस एज को बोला जाता है द एज ऑफ द बुद्धा, ठीक है, या फिर बोला जाता है दिस इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो अगर ये सेकेंड अर्बनाइजेशन व फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें दिखता है, इसमें क्या होता है, एक री एमर्जेंस होता है सिटीज़ का इन गंगेटिक प्लेन्स। क्योंकि हमने लेटर वैदिक एज में देखा था कि एक शिफ्ट हुआ था फ्रॉम द सब सिंधु रीजन टू द गंगा यमुना दोआब, है ना। अब यहीं पे हमें दिखता है कि दोबारा से सिटीज आनी शुरू हो जाती है गंगेटिक प्लेन्स में आफ्टर 1000 years, जो हम हड़प्पा के बाद देखते हैं, है ना। तो एक काफ़ी लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स हमें दिखते हैं जिनको हम महाजनपदास बोलते हैं, ठीक है। आयरन का काफ़ी वाइड स्प्रेड यूज़ होता है, पंचमाल कोइंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म का राइज हमें दिखता है, जैनिज्म का हमें राइज दिखता है। तो दिस इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस पार्ट को हम थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। इसके पीरियड के हमें सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं। दो टाइप के हमें सोर्सेज मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द लिटरेरी सोर्सेज एंड द सेकंड वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो इसमें भी हमें तीन मेजर दिखते हैं, दैट इज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है। अंगुत्तर निकाय सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जिसके अंदर हमें एक लिस्ट मिलती है 16 महाजनपद की, ठीक है। इसके अलावा इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जैसे दिगर निकाय है, मजिमा निकाय है, जातक की कथाएं हैं, है ना। ये सब एक सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में एक इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है कि किस टाइप का उस टाइम पे सोसाइटी या फिर इकोनॉमी रहा होगा। जैसे जैन टेक्स्ट की बात करें तो हमें भगवती सूत्र मिलता है, रिमेंबर दिस वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वेल नोन लिस्ट जो हमें मिलती है दैट इज फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय, ठीक है। जैन टेक्स्ट की बात करें तो हमें भगवती सूत्र मिलता है, इसके अंदर भी हमें महाजनपदास की लिस्ट मिलती है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देखें तो पन्नी की जो ग्रामर की किताब है दैट इज द अष्टध्यायी, दैट इज ऑल्सो रिमेंबर, ये भी पूछ लेते हैं, है ना। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जनपदास का मेंशन है, ठीक है। दिस आर द लिटरेरी सोर्सेज। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक डिस्टिंक्टिव हमें पोर्ट्री मिलती है जिसको हम NBPW के नाम से जानते हैं, दैट इज अ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। काफ़ी हाई क्वालिटी की वेयर इंडिकेटेड लग्जरी काइंड ऑफ अ वेरी ग्लोसी पोर्ट्री हमें दिखती है। उसके अलावा हमें राजगृह, श्रावस्ती, कौसंबी और उज्जैन में हमें स्ट्रक्चर्स दिखते हैं फोर्टिफिकेशंस के, क्राफ्ट एंड ट्रेड्स के, जो शो करता है किस पीरियड में एक अर्बनाइजेशन वाला पीरियड रहा होगा। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो अंगुतारा निकाय है उसके अंदर 16 ग्रेट स्टेट्स की बात की गई है, दैट इज 16 महाजनपदास, है ना। सबसे पहले उनके नाम और कैपिटल, इट्स योर वर्क टू रिमेंबर दिस।
इन माई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम इसकी ट्रिक्स भी याद करेंगे, किस तरीके से इसको याद करना है, इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना रहे। बट अभी के लिए सिंस दिस इज शॉर्ट कोर्स, काफ़ी हमें जल्दी कवर करना है, तो वी आर जस्ट कवरिंग द कैपिटल एंड देयर स्टेट। ओके, अंग की चंपा, मगध की राजगृह, काशी वाराणसी, कौशला श्रावस्ती, देन वी हैव वज, वज की वैशाली है, मल्ल की कुशिनार पवा, शिरडी की सुथावती, वत्सा की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ रहती है, पंचाल की अहिशत्र एंड कंपलिया, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की बात करें तो मथुरा, अस्माक की बात करें तो कोटली, अवंती की बात करें उज्जैनी, माहिष्मती, गंधार की बात करें तक्षशिला, कंबोज की बात करें तो राजपुर या फिर पुंछ। तो ये 16 महाजनपद हमें दिखते हैं थ्रू आउट द इंडिया। दीज आर देयर कैपिटल्स एंड ये उनका स्टेट रहता है, और ये स्टेट मोस्टली कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। इनमें से अब दो टाइप के हमें स्टेट दिखेंगे। द फर्स्ट वन इज द मोनार्कियल स्टेट, द सेकेंड वन इज द रिपब्लिकन स्टेट्स। इन रिपब्लिकन स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, गण संघ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से PYQ आया हुआ है। ओके, तो गण संघ की और मोनार्की की बात करते हैं। मोनार्की का यहाँ क्या मतलब है, जो राज्य है, ठीक है, जिसके अंदर किंग के पास एक हेरिडेटरी पावर है ना। इसमें मगध, कौशल, अवंती, वत्स, ये सब मोनार्की थे। ठीक है, किंग एक सेंट्रल फिगर होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक परिषद होता था। ठीक है, गण संघ की बात करें, रिपब्लिक या ओलिगार्कीज होती थी। ओलिगार्कीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोलिंग द पॉलिटी। तो ये एक सिंगल हेरिडेटरी किंग नहीं था, एक असेंबली होती है चीफ की, या फिर एक डोमिनेंट क्षत्रिय क्लैन होगा जो इसको लीड कर रहा होगा। तो इसके मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो हमें मिलते हैं दैट इज द वज एंड मल्ल। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इनकी एक बहुत ऐसे मीटिंग जहाँ देते हैं, जहाँ से डिसीजन होते हैं, दैट इज़ द संथाग्र। ठीक है, दैट इज़ द संथाग्र। इसी फेज में अगर हम बात करें, अगर हम हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, तो इसमें जो मेन हिस्टोरियोग्राफी आती है दैट इज ऑफ द आर एस शर्मा एंड ए घोष। ठीक है, आर एस शर्मा क्या कहते हैं कि इस पीरियड में क्या होता है कि एक काफ़ी जो हमें वाइड स्प्रेड यूज़ दिखता है हैवी आयरन टूल्स का, जैसे एक्सिस की बात करते हैं, प्लोशियर्स की बात करते हैं 700 BC के आसपास। तो कहते हैं दिस वाज द की कैटलिस्ट, क्योंकि इसने इनेबल किया जितने भी गंगेटिक प्लेन्स हैं उसको क्लियर करने में। एग्रीकल्चर सरप्लस आया, उस सरप्लस ने सिर्फ सपोर्ट किया नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को, सोल्जर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिससे अर्बनाइजेशन आया, है ना। अब देखो, जब लोगों के पास खाने के लिए बहुत सरप्लस में होगा तो ही तो लोग जाके दूसरा काम करेंगे। ठीक है, अगर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो वो सब खेती करेंगे। तो इनका यही एक पॉइंट था कि नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को उस सरप्लस ने काफ़ी सपोर्ट किया ताकि वो अर्बनाइजेशन कर सके। ठीक है, वही एक रिसोर्स बेस रहा आर्मी के लिए, ट्रेड हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और वहीं से हमें एक स्टेट फॉर्म होता हुआ दिखा। ठीक है, बट जो ए घोष है वो इस पॉइंट को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर इतने लार्ज स्केल पे हुआ है इज़ नॉट एज एक्सटेंसिव एज वंस थॉट, है ना, इतना नहीं है कि इसमें, वो कहते हैं जो सोशल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर है उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वो कहते हैं कि इतना बड़े लेवल पे आयरन का यूज़ नहीं हुआ है। उपिंदर सिंह की बात देखें तो एक बैलेंस अप्रोच से हमें बताती है कि इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आयरन टेक्नोलॉजी की, बट यहाँ पे साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा था, सोशल सर्टिफिकेशन भी हो रहा था, ट्रेड नेटवर्क भी डेवलप हो रहे थे। ठीक है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी हमें दिख रहे थे, है ना। तो ये पॉइंट हमें उपिंदर सिंह जी बताती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, 4 मेन पावर उस पीरियड में हमें दिखती है, जो इनिशियल में हमें दिखती है, दैट इज द काशी, कौशल, अवंती, वत्स। ठीक है, इसको याद कर सकते हो ककाव से, ककाव। ठीक है, तो इनिशियली जो क्या रहता है, जो काशी होता है, इट वाज मोस्ट पावरफुल, वाराणसी के अराउंड था। ठीक है, बाद में इसको धीरे धीरे जो कौशल है, कौशल ने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, कौशल ने काशी जीत लिया। ठीक है, कौशल का राजा होता था प्रासेनजीत। ठीक है, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा। ठीक है, तो इसके इनके अंडर इम्पोर्टेंट सिटी जैसे अयोध्या है। ठीक है, एंड अब जो शाक्य की टेरिटरी है, कपल वस्तु की, सब इनकी टेरिटरी में आती थी। ठीक है, अवंती की बात करें, इसकी कैपिटल उज्जैन पे दिखती है। यहाँ पे मेन आयरन और ट्रेड का वर्क होता था। इनका राजा प्रद्युत था, ही वॉज वेरी पावरफुल एंड कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है
कि 2-3 रूलर दे देंगे, पूछ लेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग आर कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा। तो उसमें एक तो हमने प्रासेनजीत देख लिया है, एक सेकंड इज प्रद्योत, है ना। वत्स की बात करें तो इट इज लोकेटेड अराउंड द यमुना, कोसाम्बी के आसपास हमें कैपिटल दिखती है। जो किंग उदयन है, ही इज द फेमस फिगर इन मैनी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें, मगध जो है वो काफ़ी पावरफुल स्टेट की तरह उभर के आता है। अब मगध ही क्यों आता है, उसके 3 फैक्टर हैं। पहला है जियोग्राफी, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है रूलर्स एम्बिशियस होते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी की बात करें, इसकी शुरू में कैपिटल राजगृह रहती है, जिसको ग्रीवराज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 5 पहाड़ियों से ये सराउंडेड होता है। ठीक है, तो एक नेचुरल फोर्ट्रेस बन गई है कि कोई लोग उसके ऊपर अगर आके अटैक भी करेंगे तो इसको आसानी से खोलकर नहीं किया जा सकता, है ना, उसको आसानी से वो डिफेंड कर लेंगे। बाद में इनकी कैपिटल बाटलीपुत्र बनती है। इसमें क्या होता है, दे हैव अ वाटर फोर्ट, एक जल दुर्ग होता है ना। तो गंगा, गंडक और सोन नदी के अराउंड हमें एक वाटर फोर्ट दिखता है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू विन, है ना। तो ज्योग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, 3 नदी भी हैं, 5 हिल्स है ना। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, इस एरिया में हमें जैसे बात की, हमें गंगा नदी दिखती है, तो काफ़ी फर्टाइल एलुवियल सोइल दिखती है। तो एग्रीकल्चर सरप्लस भी काफ़ी हुआ, टिम्बर भी मिल गया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जंगल था, एलिफेंट्स भी हैं। ठीक है, आयरन ओर के डिपॉजिट जो साउथ में थे वो भी इजीली इनको अवेलेबल थे, है ना। रूलर्स की बात करें, जैसे बिम्बिसारा है, अजातशत्रु है, महापद्म नंदा है, तो काफ़ी एम्बिशियस रूलर भी हमें दिखते हैं, जिनकी वजह से इनका राइज होता है। ठीक है, तो रूलर्स की सबसे पहले बात करते हैं। वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द हरण्यक डायनेस्टी। ठीक है, हरण्यक डायनेस्टी की बात करें, इसमें 2 हमारे मेन जो रूलर रहते हैं, दैट इज द बिम्बिसार एंड द अजातशत्रु। बिम्बिसार रफली 544 टू 490, ही वाज आल्सो कंटेम्पररी टू बुद्धा। ठीक है, तो यहाँ भी तुम ऐड कर सकते हो तीसरा वाला, बुद्धा। तो मैं इनको मार्क करता रहता हूँ, प्रद्युत, प्रासंजित एंड वी हैव बिम्बिसारा, है ना। तो दे ही इज ऑल्सो द कंटेम्परस टू द बुद्धा। ठीक है, तो ही वॉज अ ट्रू फाउंडर। उसने क्या किया, उसने मेट्रीमोनियल अलायंसेस भी किए, इसने कौशला के साथ और वैशाली के साथ, है ना। मतलब ही इज लाइक, जैसे अकबर ने किया था कि मेट्रीमोनियल अलायंस भी करने हैं, कन्क्वेस्ट भी करने हैं, इसी तरीके से यही पॉलिसी काफ़ी पहले बिम्बिसार ने अपना ली थी। ठीक है, तो हारेनिक डायनेस्टी में एक ड्यूल पॉलिसी दिखती है हमें। तो वो शादियां भी करते हैं दूसरे जो भी हमारे महाजनपद होते हैं उनसे, और कन्क्वेस्ट भी करते हैं, जैसे अंग को एनेक्स किया और एक्सपेंड किया। ठीक है, उन्होंने राजगृह वाली जो सिटी है उसको बिल्ड किया अच्छे तरीके से, और उनको उसका क्रेडिट भी दिया जाता है। अजात शत्रु की बात करें, ही वॉज अ सन ऑफ बिम्बिसार, जिसको इसने अपने जो पिता हैं बिम्बिसार, उनको ही इम्प्रिजन करके उनको मार दिया गया था। ठीक है, काफ़ी अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट काइंड ऑफ किंग था। ठीक है, लोग लोग इन्होंने वॉर की कोशला के खिलाफ, वज्जी की कन्फेडरेसी बनती है उनके खिलाफ, है ना। तो उन्होंने वज्जिस को हराया डिप्लोमेसी के थ्रू, है ना। आपस में फूट डाली और एक वॉर इंजन टाइप का एक नया टूल बनाया, जिसको बोला गया रथ मुसल, है ना, रथ विद मैसिस, है ना। और मतलब काफ़ी नए नए वॉर इंजन्स लेके आए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जिसकी वजह से, जैसे एक वो होता है ना ऐसे पत्थर फेंकने वाला, दैट इज महासिलकंठ का, है ना। महासिलकंठ का, जैसे हमने वो मूवी देखी है बाहुबली, बाहुबली में जिस तरीके से दिखता है ना कि वो 2 टायर से बांध के पत्थर और हवा में उसको छोड़ते हैं, तो वो वाली चीज़ अजात शत्रु ने भी की है, दैट इज़ द इंजन फॉर हर्लिंग लार्ज स्टोन्स, है ना। वहीं से वो फोर्टिफिकेशन शुरू हो जाती है हमारी पाटलिपुत्र की। तो दैट इज़ अबाउट द अजात शत्रु। उसके बाद जो हमारी डायनेस्टी आती है, दैट इज़ द शिशुनाग डायनेस्टी एंड द नंदा डायनेस्टी। शिशुनाग की बात करें, जो शिशुनाग था, ही वॉज इनिशियली अ मिनिस्टर, जिसको लोगों ने उठा के गद्दी पे बिठाया था। ठीक है, काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये था कि उन्होंने अवंती का जो किंगडम होता था उसको एक तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया था उसका, है ना। तो जो इन दोनों का कन्फ्लिक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था बिटवीन द मगधा एंड द अवंती, वो शिशुनाग के आने से एंड हो गया था। ठीक है, देन हमारी नंदा डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर हमें द फाउंडर जो दिखते हैं, दैट इज़ द महापद्म नंदा। ठीक है, इनको बोला जाता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ द ओल्ड क्षत्रियाज, है ना, सोल सोवरन या फिर एक राट। इन्होंने क्या किया था बेसिकली, पुराणाज में इनको बोला जाता है, इन्होंने क्षत्रियों, जितने भी क्षत्रिय हैं,
उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, एज इन जो भी रूलिंग क्लास है शिशुनाग डायनेस्टी, तो नाग्स को ओवरथ्रू किया, एक वास्ट एम्पायर एस्टेब्लिश किया है ना। एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर जो हमें इंडियन हिस्ट्री में दिखता है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंदास। तो काफ़ी इमेंस वेल्थ थी, पावरफुल आर्मी थी। जो लास्ट रूलर था इनका धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हटा दिया था, दैट वी नो, है ना। तो वहीं से अब गणसंघ के बारे में देखते हैं, दैट आर द मोनार्कियल स्टेट्स, है ना। अब कुछ रिपब्लिक्स भी थी, द रिपब्लिक ऑफ वज्जी एंड मल्ला। तो वज्ज की बात करते हैं, वज्जी की बात करते हैं। इसके अंदर 8 क्लैन होते थे, उनको मिलके कन्फेडरेसी बना हुआ था, दैट इज द वज्जी, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिच्छवीज थे, जो वैशाली के थे, है ना। देवर वेरी प्रोमिनेंट इन 8 क्लैंस में से लिच्छवी वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनका काफ़ी सही रहता था वज्ज में, है ना। जो बुद्धा था, बुद्धा वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय देयर डिसिप्लिन, और जो उनका कॉन्कॉर्ड था आपस में, है ना। तो काफ़ी इनविंसिबल रहे हैं एज लोग एज, जब तक उनकी असेंबलीज होती रही, जब तक उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो किया, तब तक जो वज्जी थे वो काफ़ी पावरफुल रहे, है ना। इसी तरीके से एक मल थे, उनकी भी एक कन्फेडरेसी थी, उनके मेन सेंटर ये याद रखना, दैट इज़ द पवा एंड कुशिनारा, ठीक है। ये दोनों ऐसे प्लेस हैं। यहाँ पे अगर हम देखें पावा में क्या हुआ था, महावीर जी थे, वहाँ पे पास अवे वो हुए थे, उनकी डेथ वहाँ हुई थी। कुशिनारा की बात करें, वहाँ पे हमें बुद्धा जी का दिखता है हमें कि ही पास्ट अवे एट दैट प्लेस, है ना। एंड दैट इज अंडर द मल्ला, ठीक है। गवर्नेंस की बात करें तो उनकी असेंबलीज होती थी, है ना, जिसमें क्षत्रिय चीफ होते, राजाज होते थे, ठीक है। मॉडर्न सेंस में देखें तो दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो नॉन क्षत्रिय पॉपुलेशन थी उनका काफ़ी लिटल से था गवर्नेंस में, है ना। वहीं से एक डिबेट निकल के आती है, द डिबेट ऑफ द टू हिस्टोरियंस ऑफ ए एल बाशम एंड रोमिला थापर, ठीक है। अगर ए एल बाशम की देखें तो ए एल बाशम कहते हैं कि ही सो द, जो ये मल्ल और वज है, दे आर एज टू रिपब्लिक्स, है ना। एक पैरेलल दिखता है उनका एंशियंट ग्रीक सिटीज के साथ, जैसे एथेंस है, तो जैसे एथेंस में रिपब्लिक्स थी, उसी तरीके की ट्रू रिपब्लिक हमें इंडिया में भी दिखती है, लाइक मल और वज, है ना। कि असेंबली बेस्ड एक गवर्नेंस दिखती है, कोई सिंगल हेरिडेटरी मोनार्क नहीं है ना। इसी तरीके से फिर जो रोमिला थापड़ है वो कहती है कि इन रिपब्लिक्स, इनको रिपब्लिक कहना ही काफ़ी ख़राब बात है, ठीक है। क्योंकि इनको एक लीनियज बेस्ड सोसाइटी बताना चाहिए, इनको चीफडम बताना चाहिए, जो धीरे धीरे स्टेटहुड की तरफ बन रहे थे। उनका कहना था कि जो पावर है वो लैंड ओनिंग क्षत्रियास के पास थी, है ना, पूरी पॉपुलेशन के पास नहीं थी। और सिस्टम जो था वो किनशिप पे बेस्ड था, एंड जो लीनियज कंट्रोल थे दैट इज क्षत्रियास के पास ही थे, है ना। तो इनकी वही डिबेट रहती है। एल बाशिम कहते हैं हाँ रिपब्लिक थे, एंड रोमियो थापड़ इज लाइक देयर वर नो एज सच रिपब्लिक, क्योंकि लैंड ओनिंग क्षत्रिय ओलिगार्की के पास ही हमारा सारा पावर था, ठीक है। नाउ कम टू द सोसाइटी, किस तरीके का हमें सोसाइटी दिखता है, किस तरीके के वर्ण, फैमिली और वुमेन का स्टेटस कैसा रहता है, ठीक है। वर्ण सिस्टम की बात करें तो अब काफ़ी रिजिड बन गया था, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो स्पेशली जो मोनार्किस की बात करें वहाँ पे काफ़ी रिजिड था। ब्राह्मण जो थे उनकी काफ़ी रिचुअल में सुप्रीमेसी रहती है, बट जो ओपन जो पावर रहती है दैट इज़ अ रियल पॉलिटिकल पावर क्षत्रियास के पास ही रहती है। इस टाइम पे जो वेश्यास हैं उनका राइज होता है, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है, तो वेश्या कम्युनिटी का स्टेटस भी बढ़ता है ना, एज अ मर्चेंट, एज अ ट्रेडर्स। फैमिली की बात करें कि एक पेट्रियार्कल फैमिली हमें दिखती है ना। घर का जो हेड होता है उसको गृहपति बोलते हैं, है ना। तो घर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने मेंबर हैं, उनके ऊपर गृहपति का ही कंट्रोल रहता है, ठीक है। वुमेन का बात करें तो वुमेन का स्टेटस हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी अच्छा था, ठीक है। वहाँ से फिर तो डिक्लाइन ही होता हुआ हमें दिखता है। मैन के सबॉर्डिनेट उनको मानने लग गए थे, है ना। पब्लिक लाइफ में इवन एजुकेशन से उनको दूर रखा गया। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली वुमेन का स्टेटस हमें डिक्लाइन होता हुआ ही दिखता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो देयर वर 3 थिंग्स। एग्रीकल्चर किस तरीके का रहता है, ट्रेड और कोइनेज कैसी रहती है। एग्रीकल्चर में सबसे पहले वेट राइस कल्टीवेशन। इस टाइम पे अगर हम देखें, हमने देखा था आयरन आ गया था, आयरन आने से उन्होंने सारे प्लेन्स हैं, गंगेटिक प्लेन्स वो क्लियर कर लिए थे, है ना। तो वहाँ पे अब उनके पास फर्टाइल लैंड है, प्लोशेयर भी है, तो वो माटी भी पलट सकते हैं, है ना। तो वहाँ से वो वेट राइस का कल्टीवेशन शुरू करते हैं, जहाँ से हमें
क्या दिखता है, काफ़ी सब्सटेंशियल सरप्लस हमें मिलता है। ठीक है, जो स्टेट है अब एक पोर्शन लेता था एज अ टैक्स, जिसको हम भाग बोलते हैं। ठीक है, भाग याद रखना, एक बाली का क्वेश्चन आया हुआ है, एक भाग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्रेड और ट्रेड रूट की बात करें, काफ़ी इंटरनल ट्रेड होता था। ठीक है, दो रूट होते थे, पहला उत्तर पाठ, दूसरा दक्षिण पाठ। उत्तर पाठ याद रखना तक्षशिला से लेके तमरालिप्ति तक। ठीक है, दक्षिण पाठ जो गंगेटिक प्लेन्स है उनको साउथ से कनेक्ट करता था। ठीक है, तो अंदर ही अंदर देश में काफ़ी इस टाइम ट्रेड हो रहा था। कोइनेज की बात करें तो काफ़ी हमें अर्लीस्ट कोइन दिखते हैं इस पीरियड में, जिनको हम पंच मार्क्ड कोइन बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली सिल्वर के पीसेस से हमें एसोसिएटेड होते हैं, एक स्टैंडर्ड वेट होता है। ठीक है, सन का हो गया, हिल का हो गया, एनिमल का हो गया, इनके सिंबल्स को पंच किया होता है उनको उनके ऊपर। ठीक है, तो इनके इंट्रोडक्शन से जो ट्रेड और कॉमर्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इसी टाइम पे अगर हम अर्बन सेंटर्स की बात करें, न्यू सिटीज़ की लाइफ की बात करें, तो इसमें भी हमें दो तीन पॉइंट दिखते हैं। सिटी प्लानिंग किस तरीके की रहती है, जितनी भी सिटीज़ हैं वो हमें मोस्टली फोर्टिफाइड दिखती हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला कि हमें जो हाउसेज हैं दे वर मेड ऑफ मड ब्रिक या फिर वुड से बने होते हैं। कई जगह हमें बेग्ड ब्रिक भी यूज़ होती हुई दिखी है। इस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट फीचर जो आता है दैट इज़ द फीचर ऑफ गिल्ड्स। ठीक है, श्रेणीज यहाँ आ जाती है, इनको पूगास भी बोलते हैं, है ना। तो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का एक हमें फीचर दिखता है। ठीक है, पोर्टर्स, इवन अगर हम बात करें कुछ जातक स्टोरी में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि पूरे पूरे गांव हैं, जैसे कारपेंटर विलेज, इतना लोकलाइजेशन हो गया था क्राफ्ट का, है ना, कि एक पूरा गांव ही लेट से कारपेंटर का है या फिर स्मिथ का है ना। तो दैट काइंड ऑफ कंट्रोल द गिल्ड्स हैव ओवर द सोसाइटी। ठीक है, इकोनॉमी में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। श्रावस्ती की बात करें, चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन, दे वर द मेन सिटीज़। ठीक है, श्रावस्ती कैपिटल रहती है, चंपा एक रिवर पोर्ट होता है, कौशाम्बी भी ट्रेड रूट पे आता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या दिखता है, हमें हेट्रोडॉक्स जो नास्तिक स्कूल है उनमें भी उदय होते हुए दिखता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। ठीक है, इस टाइम पे हमने देखा कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया है। तो दो मूवमेंट एज अ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट जो हम बोल सकते हैं, इस पीरियड में वो विटनेस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द बुद्धिज्म एंड द सेकंड वन इज द जैनिज्म। जो बुद्धिज्म दैट इज फाउंडेड बाय द गौतम बुद्ध, है ना, ही वाज फ्रॉम द साक्य क्लैन, है ना। चार नोबल ट्रुथ की बात करते हैं, एट फोल्ड पाथ की बात करते हैं, निर्वाणा किस तरीके से अचीव करना है बाय एम्फेसाइजिंग ऑन दिस ट्रूथ एंड पाथ, है ना। तो वैदिक रिचुअल्स को वो रिजेक्ट करते हैं, ब्राह्मण की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, जैनिज्म की बात करें, इट वाज मेनली प्रोपेगेटेड बाय वर्धमान महावीर, ही वाज द 24th तीर्थंकर, है ना। अहिंसा पे इनका काफ़ी फोकस रहता है ना। एंड स्ट्रिक्ट एस्केटिज्म फॉलो करना है ताकि तुम्हारे सोल को तुम प्योरीफाई कर सको। उसके अलावा भी कुछ सेक्टर निकलते हैं, जैसे आजीविका से, इनको हम सेपरेटली कवर करेंगे, है ना। मखाली गौशाला है, वो इनको फाउंड करते हैं। दे बिलीव्ड इन नियति, कह रहे जो तुम्हारे नियति में होगा वही होगा। ठीक है, अब इनका रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों ये नए नए रिलीजन्स आते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द क्षत्रिय रिएक्शन। देखो, बुद्धा और महावीर दोनों क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इनकी जो टीचिंग है, एक रिएक्शन देख सकते हैं एज रिएक्शन अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, है ना, क्योंकि वो क्या करते थे, हर रिचुअल्स में डोमिनेट करते थे, सुप्रमेसी थी उनकी, है ना। तो इनकी टीचिंग्स को उस तरीके से देखा जा सकता है कि दे आर अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, है ना। एक नई इकोनॉमी आ रही थी, वेश्यास थे, है ना, तो मर्चेंट्स थे, आर्टिजन्स थे। तो इनको न्यू रिलीजन्स काफ़ी अपीलिंग लगे, है ना, क्योंकि जितने भी बात करें ब्राह्मणिज्म में जो होता है, दे कंटेम्प्ट द लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट। जबकि जो गिल्ड्स बनी हुई थी वो मनी लेंड करते थे, हमें गिरनार इंस्क्रिप्शन मिलती है, वहाँ से हमें आइडिया मिलता है ना। तो वहीं पे जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है वो इम्फेसाइज करते थे अहिंसा पे, है ना। तो ऐसे आइडियाज़ मर्केंटाइल क्लास थे, उन्होंने काफ़ी वेलकम किए। सोशल डिसकंटेंट की बात करें, काफ़ी रिजिड एक वर्ण सिस्टम दिखता है, वैदिक रिचुअल काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। तो इसकी वजह से एक सिंपल एक एगैलिटेरियन पाथ मिल रहा है सल्वेशन के लिए, बिना किसी कास्ट के लिए। तो दैट इज़ लाइक वेरी सबके लिए ये ऐसा हुआ ना कि काफ़ी इजी टू अडेप्ट वाली चीज़ होगी, है ना। तो इसलिए एक नया रिलीजन हमें आता हुआ दिखता है। टैक्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा टॉप पे जो पोजीशन थी दैट इज़ ऑफ द किंग, है ना। एक हाई
रैंकिंग ऑफिशियल उनके साथ होते थे जिनको महामतास या फिर अमात्यास बोलते थे, है ना। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो टैक्स लिया जाता है जो हमने ऊपर पढ़ा दैट इज द भाग, है ना। एग्रीकल्चर जितनी प्रोड्यूस हुई टिपिकली उसका 1/6 आपको देना होता है ना। उसके अलावा बली होता है, जो बाली होता है इसके अंदर क्या होता है, वॉलंटरली आपको ऑफर करना होता है, ठीक है, जो पहले होता था। अब क्या हो गया, दिस इज़ अ कंपलसरी टैक्स, आपको बाली देना ही पड़ेगा। उसके अलावा टोल्स भी आपको देने पड़ेंगे, शुल्क भी देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी पे, है ना। और इन सब का पैसा यूज़ होगा एक्सटेंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो रॉयल ट्रेजरी से जाता था, है ना। तो दैट इज़ द वन थिंग जो हमें दिखती है। मिलिट्री की अब बात करते हैं तो हमें इसमें फोर फोल्ड आर्मी दिखती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुरांग बल, है ना। तो इसके अंदर इन्फेंट्री हमें दिखते हैं, कैवलरी हमें दिखती है, चैरियट्स हमें दिखते हैं, एलिफेंट्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो चार विंग या फिर चतुरांग बल हमें दिखता है। एलिफेंट्स की बात करें, वार एलिफेंट्स का यूज़ होता है ना। उसके अलावा मगध में बेसिकली एलिफेंट्स का यूज़ होता था क्योंकि इनके पास जो ईस्टर्न इंडिया की फॉरेस्ट है वहाँ की जल्दी एक्सेस आई, है ना। तो एनिमी की फॉर्मेशन को ब्रेक करके वो फोर्ट्रेस को स्टॉर्म कर सकते थे। एलिफेंट्स वर इम्पोर्टेंट। आयरन जैसे फोर्ड है, स्पीयर है, एरोहेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया आर्मी का, है ना। फोर्टिफिकेशन हो गया वॉल्स के साथ, मोट्स के साथ, रैम्पर्ट्स के साथ, है ना। इनकी अगर हम लेगेसी देखें या फिर रेलेवेंस देखें तो दैट यू नीड टू स्टडी लाइक बाय योर ओन, है ना। इसमें आप फिलोसफिकल और एथिकल कंट्रीब्यूशन पढ़ सकते हो। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इवन आज की सोसाइटी में उनका काफ़ी इम्पैक्ट है। देर आर कुछ क्वेश्चंस कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपद को मेंशन किया गया है। इजी, अंगुत्तरा निकाय। उसके बाद जो आर एस शर्मा है वो बात कर रहे हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन जो होता है इसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का रहता है, आयरन टेक्नोलॉजी का रहता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किस रूलर को कंक्वेस्ट ऑफ अंक के लिए जाना जाता है और मैट्रिमोनियल लाइन्स के लिए जाना जाता है, हमने अभी पढ़ा जब व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द बिम्बिसार, तो आंसर इज बिम्बिसार। गण संघ की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, एक ऐसा नॉन मोनार्कियल स्टेट दैट इज गवर्नड बाय असेंबली या फिर एक ओलिगार्की, ठीक है। तो रोमिला थापर क्या कहती है, लीनियज बेस्ड सोसाइटी थी, चीफडम होते थे, है ना। उसके बाद प्राइमरी फॉर्म ऑफ करेंसी अगर बात करें तो पंच मार्क कॉइन्स हमें दिखते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज बेसिकली फॉर आवर टुडेज वीडियो जिसमें हमने महाजनपदास कवर किए हैं। हालांकि वी कैन डू अ लॉट मोर इन महाजनपदास क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है महाजनपद का, ठीक है। उसके लिए हमें इलेबोरेटली 2 घंटे की क्लास चाहिए होती है, ठीक है। एंड दैट आई विल कवर इन माई कम्प्रीहेंसिव कोर्स जो अगले मंथ हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यू जस्ट नीड टू लाइक गो थ्रू दिस टॉपिक्स ताकि आपका भी कमांड बने इन टॉपिक्स पे। those who can't take or don't want to take the comprehensive course, इनको पढ़ के just go through the NCERTs, उपिंदर सिंह अच्छे से पढ़ लो, that will be more than enough for you, है ना। तो we will see you in next video. Thanks for joining and see you.